हम्म, तो हम बात कर रहे हैं एनएलएम की ना। तो मैंने आपको बताया था स्प्रिंग फोर्स के बारे में, इसको फिर से समझ लेते हैं। होता क्या है कि पास में ये स्प्रिंग है, ये सबने देखा हुआ ऐसी स्प्रिंग होती है हमारे पास, जो हम जिस पेन से लिखते हैं उसमें अंदर, अगर अभी तो ये तो नॉर्मल वाला जिसमें आपको मालूम है स्प्रिंग वाला जो पेन आता है उसको देखो तो ऐसी स्प्रिंग होती है। उसको अगर आप ऐसे कंप्रेस करो, ऐसे कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करके छोड़ोगे, तो आप देखोगे कि ये एंड किधर भाग रहा होगा, इधर, और ये एंड किधर मूव करेगा, इधर, है ना। और उसी स्प्रिंग को अगर मान लो आपने एक्सटेंड कर लिया, तो आप देखोगे कि जैसे इसको रिलीज करोगे तो ये किधर जाएगा, एंड इधर, और ये एंड किधर जाएगा, राइट साइड में। ये तो सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक तो? ओके। तो मैंने ये हाँ बताया कि अगर कोई भी स्प्रिंग अगर होती है मान लो, और अगर आप वो मान लो नेचुरल लेंथ पर है, तब उस पर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। आ रही बात में? और ये क्या मानी जाती है, इसकी नेचुरल लेंथ मानी जाती है। ओके। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया, मान लो एक्स डिस्टेंस, इसको स्ट्रेच किया आपने, एक्स लेंथ अगर स्ट्रेच किया, तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको स्ट्रेच किया, तो ये अगर एक्स है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं कहता हूँ के है, तो आप देखोगे कि इसको फोर्स इधर जो लग रहा होता है उसको हम लिखते हैं के इंटू एक्स। ये होता है दरअसल स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा, के इंटू एक्स। के क्या है यहाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी ये कह सकता हूँ मैं कि एफ एस जो होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करोगे, एफ एस इंक्रीज करोगे, और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दरअसल वो के है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसी को हम लोग स्टिफनेस भी बोलते हैं। ओके। तो ये तो हुआ एक्सटेंशन की बात किया तो हमने। अगर यहाँ एक्सटेंशन की बात करेंगे तो अगर मान लो मैं कंप्रेशन की बात करूंगा तब भी ये कॉन्सेप्ट होगा कि कितना कंप्रेस हुआ, जितना कंप्रेस हुआ उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो अगर मान लो इसको कंप्रेस करके हम लोग यहाँ लाएं, है ना, और पहले मान लो यहाँ था, तो अगर हमने इसको कंप्रेस किया, और कितना कंप्रेस किया हमने, एक्स, तो यहाँ भी जो स्प्रिंग फोर्स इसको लग रहा होगा एफ एस, वो एफ एस किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। और एफ एस इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्स। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। आगे बात सुन में, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, फोर्स की वैल्यू ये रहेगी हमेशा, जहाँ के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, और इसकी जो एस आई यूनिट है वो यहाँ से निकाल लेंगे। इसकी एस आई यूनिट क्या होगी, के की, के की एस आई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स की न्यूटन है और एक्स की मीटर है। तो के इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, के। इसलिए इसकी यूनिट भी इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो न्यूटन पर मीटर, एक्स क्या है यहाँ, एक्सटेंशन या कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग है। अब मैंने दो नोट लिखवाए थे, वो दो नोट का मतलब क्या था, है ना, वो वापस आप समझ लेते हैं, है ना। मैंने कहा था, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके पास लिखा हुआ है तो फिर से समझ लो। मैंने कहा था, अभी तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि अगर मान लो स्प्रिंग के दोनों एंड पर मास अटैच है, और अगर हमने उसमें कंप्रेशन किया हो या एक्सटेंशन किया हो, तो आप देखोगे कि जैसे हम रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो उसके दोनों एंड पर मास अटैच नहीं है, या किसी एक एंड पर मास है और एक दूसरे एंड पर मास नहीं है, मास अटैच नहीं है, तो अगर किसी एक एंड पर भी मास अटैच नहीं है तब भी स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इमीडिएटली रिलीज करने के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे और क्लियर होगा।
ठीक है, तो आप आ जाइए, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल 17 पर आइए, ये एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। देखो एग्जाम्पल 17 दिख रहा है भाई, आपके पास में एग्जाम्पल 17 है ना? यस सर। हाँ, यस सर। एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है? टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, दो ब्लॉक है यहाँ, ये दो ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग। तो देखो यहाँ इसके दोनों एंड पर मास अटैच है, तो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और इनके बीच में ये जो डिस्टेंस दिया है ये 2 मीटर है। ये क्या है? नेचुरल लेंथ है। Two blocks are connected by a spring of natural length 2 मीटर। The force constant of a spring यानी K की वैल्यू दिया है 200 न्यूटन पर मीटर। फाइंड स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। दो सिचुएशन इसने दिया है। पहला सिचुएशन, block A and B both are displaced 0.5 meter in the same direction। in the same direction का मतलब है इधर मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस किया, और इस दूसरे ब्लॉक को भी कितना डिस्प्लेस कर रहा है, यानी यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया इसने, यहाँ से डिस्प्लेस किया 0.5 मीटर, और इसको इधर यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया 0.5 मीटर। तो एक बार बताइए, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा क्या? नो सर। नो सर। होगा, होगा क्या? नो सर। नो, नहीं होगा। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा इसमें? 0, क्योंकि ना तो कंप्रेशन है ना एक्सटेंशन है। तो पहला आंसर क्या हो गया यहाँ? स्प्रिंग फोर्स हो गया 0। दूसरा बी की बात करते हैं। बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी, ब्लॉक्स ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो यहाँ से बना लेते हैं एक और। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है मान लो। अच्छा, इसमें ये भी मान लेता हूँ कि मान लेते हैं इसका मास 2 kg है, और इसका मास मैंने मान लिया 4 kg। के की वैल्यू अपने को दे रखा है, कितना है? 200 न्यूटन, है ना, मीटर पर मीटर। इसको कितना अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको इधर लाया, यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया 0.5 मीटर, और इसको इधर ले गया, ये ए ब्लॉक ये बी ब्लॉक, कितना डिस्प्लेस किया 0.5 मीटर। आप देख रहे हो कि इसमें एक्सटेंशन कितने का हुआ, टोटल एक्सटेंशन कितने का हुआ? 1 मीटर सर। 1 मीटर का हो गया, क्योंकि नेचुरल लेंथ कितना था इसका? 2 मीटर था। अब टोटल लेंथ अभी स्प्रिंग का कितना हो गया? ये हो 3 गया मीटर। 1 + 2 यानी 3 मीटर हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? इसका मतलब एक्सटेंशन यानी एक्स कितना है यहाँ? एक्स की वैल्यू 1 मीटर है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया अब यहाँ? स्प्रिंग फोर्स हो गया के इंटू एक्स। के की वैल्यू कितना दिया? के की वैल्यू 200 न्यूटन पर मीटर। तो 200 इंटू 1 यानी स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 200 न्यूटन हो गया। यही आंसर है। अब हमने क्या किया इसको यहाँ से, अब पॉइंट, अब मैं क्या कह रहा हूँ देखो, आफ्टर, अब हमें नया पॉइंट निकालना है। जो मैं कह रहा था ना कि अगर दोनों को हमने स्ट्रेच किया, दोनों एंड पर अगर मास अटैच है, तो फिर स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। तो आफ्टर displacing the blocks
in opposite direction after displacing the blocks in opposite direction, they released. Then find the acceleration of blocks just after releasing. ओके तो मतलब क्या हुआ यहाँ देखो, ये कितना है 4 kg, ये ब्लॉक ए है, ये स्प्रिंग यहाँ और ये ब्लॉक यहाँ है, ये 2 kg है, ये ब्लॉक बी है। अब आप अब होता क्या है, क्योंकि इसमें नेट जो एक्सटेंशन है इसमें स्प्रिंग में 1 मीटर का है, क्योंकि ये कितना आ रहा है 3 मीटर, तो इसका मतलब इसको इस ब्लॉक को अब देखो जैसे छोड़ेंगे तो इस ब्लॉक देखो इस एंड पर मास अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली जीरो नहीं होगा, तो इसको इधर फोर्स कितना लग रहा है, यानी इसका एफबीडी बनाओ। तो आप देख रहे हो कि इसको स्प्रिंग फोर्स किधर, क्योंकि एंड किधर भागना चाहेगा, इधर भागना चाहेगा ना लेफ्ट साइड में, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इसको इधर अगला कितना लग रहा है के एक्स यानी एफ एस, और वो कितना आया 200 न्यूटन आया। ओके तो इसका ये बी था, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ, एफ इक्वल टू एम इंटू ए ना, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ 200 इक्वल टू मास कितना है इसका 2 इंटू ए, तो आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू आ गई यहाँ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह इसका एफ बी डी देखो, ए का एफ बी डी देखेंगे तो इसको फोर्स किधर लगेगा, इसको राइट साइड लगेगा क्योंकि उधर ही भागना चाहेगा, तो इसको फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा के इंटू एक्स, और ये एफ एस है, ये वैल्यू कितनी आ रही है 200 न्यूटन, इसका मास 4 kg, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे तो 200 इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, है ना, यानी इसका एक्सेलरेशन यहाँ बी ए था तो इसको बी मान लेते हैं हम लोग, है ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ बी हो गया। ये बात क्लियर है भाई सबको, आगे चले। हाँ सर। हाँ कीर्ति आपको क्लियर है, Yes, sir. ओके। अब जैसे एग्जाम्पल 18 करवाता हूँ, आप सब लिख रहे हो ना साथ साथ में, हाँ सर। Yes, जैसे तो sir. रिकॉर्डिंग में हो रही है, Yes, लिखते भी sir. जाइए आप लोग। एग्जाम्पल 18, सर हाँ बोलिए। सर जब ये दोनों मासेस रिलीज हो जाएंगे तो ये फिर से एल लेंथ पे ही रुकेंगे कि और नहीं थोड़ा नहीं कम? रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, उसकी फिर कहानी अलग है, वो आपको बताएंगे एसएचएम में। रुकेगा नहीं, ये एसएचएम करना शुरू कर देगा दरअसल। ये क्या करेगा, ये ऐसा होगा, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो जैसे आप इसको यहाँ से रिलीज करोगे, जैसे पहले यहाँ था ये नेचुरल लेंथ पर था, तो ये क्या करेगा, तब इसको हम लोग खींच के लेके जाएंगे, तो ये इसको फोर्स इधर लग रहा है, इसको फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जितना इधर गया ना, तो ये
ये आपको बताएंगे आगे चल के। ये इतना ही मान लो, इधर ये x1 गया और ये इधर कितना गया, x2 गया, तो x1 प्लस x2 कितना हमारे पास में x आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इतना ही x इधर भी जाएगा ये, है ना, यानी इतना ही x1 इधर जाएगा और ये जब ब्लॉक आएगा ये भी इतना ही x2 इधर आएगा और उसके बाद ये है ना, फिर से ये वापस इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और ये ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। हरी बात समझ में? इसके बारे में बताएंगे हम लोग। तो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है ये। एक सेकंड, 17th एग्जांपल का एंडिंग लिखा है। हाँ बोलिए। 17th एग्जांपल का एंडिंग लिखना बाकी है। क्या क्या क्या? 17th एग्जांपल का एंडिंग। अच्छा वो देखना है, लिखो। हो गया सर इसमें दोनों ब्लॉक्स को सेम फोर्स के साथ पुल करेगा, मतलब वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? नहीं नहीं, सेम फोर्स दोनों को सेम फोर्स लगेगा, के एक्स दोनों को सेम फोर्स लगेगा। ओके सर। दोनों को सेम फोर्स लगेगा। चलो आपने पूछ लिया, अच्छा किया, है ना। दोनों को सेम फोर्स लगेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एग्जांपल 18। अब इसमें क्या दिया देखो, ये सीलिंग है और ये स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ क्या हो रहा है देखो, अभी मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ, अभी हमने ब्लॉक अटैच नहीं किया है, लेकिन जैसे ब्लॉक अटैच करोगे आप, ये ब्लॉक ऐसे चला जाएगा नीचे, यानी इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी इस केस में, ऐसे हो जाएगी, यानी इसमें कितने का एक्सटेंशन हुआ, मान लेते हैं x0 का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि जब ये नेचुरल लेंथ पर है, तब तो इसमें कोई फोर्स होगा ही नहीं, यानी ये नेचुरल लेंथ इसकी है ना, 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है इसकी, l, क्योंकि नेचुरल लेंथ है। ओके तो ये कह रहा है कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग यहाँ है इसका फोर्स कांस्टेंट अपने को दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। इफ अ 10 kg ब्लॉक अटैच, यानी ये जो मास हमने यहाँ अटैच किया, ये मान लेते हैं m इक्वल टू 10 kg है, विद द स्प्रिंग इज एट रेस्ट, और ये रेस्ट पर है ना, ये क्या है, रेस्ट पर है। देन फाइंड एक्सटेंशन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन चाहिए, तो सीधी सी बात है कि इसका एबीडी बनाओ। हमें मालूम है कि mg किधर लगेगा, इस ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कितना हो जाएगा ये, 10 × 10, क्योंकि g की वैल्यू दे रखा है इसने, तो ये आ गया हमारे पास में 100 न्यूटन, ये हो गया W। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स डेफिनेटली किधर लगेगा, क्योंकि एक्सटेंशन है, तो अभी एक्सटेंशन तो आपको बताया था ना, इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। कितना लगेगा, K × x0, क्योंकि मैंने x0 इसमें एक्सटेंशन माना है। x0 क्या है यहाँ, एक्सटेंशन। x0 क्या है यहाँ, एक्सटेंशन है, तो हमें यही चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, kx0 इक्वल टू mg, सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो हमारे पास k की वैल्यू दिया हुआ है 100, x0 इक्वल टू 100, तो आप देख रहे हो कि x0 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 1 मीटर, तो यही आंसर है। इसमें एक्सटेंशन कितने का हुआ, यानी फाइंड द एक्सटेंशन द स्प्रिंग, यानी 1 मीटर का है। ये बात क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 19।
एग्जाम्पल 19 देखो क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, और एक ये ए जिसका मास है ब्लॉक ए, वो इस स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है क्योंकि, और यहाँ स्प्रिंग है ये। तो स्प्रिंग से आप देख रहे हो कि नीचे एक मास अटैच है, तो सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग में क्या हुआ है, यहाँ एक्सटेंशन होना ही पड़ेगा, वरना जो बी ब्लॉक है वो रेस्ट पर रह ही नहीं सकता। इसका मतलब क्योंकि इसको डाउनवर्ड तो mg लग ही रहा है, इसका मतलब यहाँ इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। ओके, क्या कह रहा क्वेश्चन में, यहाँ जी की वैल्यू हम मान लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। Two blocks and B of same mass and attached with a light spring are suspended by a string as shown in the figure. Find the acceleration of block A and B just after the string is cut. अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, ये तो G है हमारे पास में, G को मैं इधर ले लेता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस स्प्रिंग में, इस स्ट्रिंग का तो देखो कोई लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग का मैंने पहले बताया था, स्ट्रिंग मतलब इनएक्सटेंसिबल है ना। स्ट्रिंग क्या है यहाँ, इनएक्सटेंसिबल है। ओके, क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो स्प्रिंग में तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, सॉरी स्ट्रिंग में तो बात ही नहीं करेंगे एक्सटेंशन कंप्रेशन। ये तो सीधा सीधा ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ देखो डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यहाँ देखो इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है, mg लग रहा है। सीधी सी बात है कि इसको ऊपर की तरफ क्या लगना चाहिए, kx लगना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्सटेंशन हो रहा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को फोर्स इधर कितना लग रहा होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैं, kx है ना, और इसको कितना लग रहा होगा यहाँ, तो यहाँ इसको kx और यहाँ भी kx, और ये तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ टेंशन बता सकते हैं हम लोग कितना टेंशन है ना। हमें तो क्या करना है, इसमें x निकालना, या x की जगह x रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आप ये देखो कि इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो इस ब्लॉक को किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। मैंने आपको पहले बोला स्प्रिंग में जब भी एक्सटेंशन होगा, मान लो नेचुरल लेंथ है, और जब भी इसमें एक्सटेंशन होगा, ये स्प्रिंग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगा रही होगी, इधर, और इस ऑब्जेक्ट पर इधर लगा रही होगी, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आपको लॉजिक आना चाहिए बस, स्प्रिंग को एक्सटेंड करो, उसके बाद देखो वो किधर खींच रही है ना, उस हिसाब से। इसका मतलब इस ब्लॉक को किधर, ऊपर की तरफ खींच रही होगी, क्योंकि एक्सटेंशन है, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रही होगी, है ना। तो ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब हुआ कि kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ mg हो जाएगा। ये बात समझना है पहले तो, है ना। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई है, यानी kx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ mg। अब ये कह रहा है कि जब स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो बताओ कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, देखो इस कॉन्सेप्ट को। ये हमारे पास में है, ये A और ये B, दोनों का मास सेम है, और स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर
कटिंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक यहाँ है ना, स्ट्रिंग तो कट होके तो सीधा सीधा ऐसे रह जाएगा ये तो, है ना। और ये क्या होगा, अब यहाँ देखो इस ब्लॉक को, अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखवाया था, उस कॉन्सेप्ट को वापस से समझते हैं। इस एंड पर भी मास अटैच है, इसमें एंड पर भी मास अटैच है, तो मैंने कहा था कि अगर मास अटैच है और चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, जैसे ही हम छोड़ेंगे ब्लॉक्स को तो इमीडिएटली स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ स्प्रिंग फोर्स इसको नीचे कितना लग रहा था, kx, और इसको ऊपर कितना लग रहा था, kx, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, लेकिन इस ब्लॉक ए को डाउनवर्ड एक और फोर्स लग रहा है mg, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ a, तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू ma के हिसाब से नेट फोर्स kx प्लस mg इक्वल टू ma, और kx की वैल्यू मुझे पता है कि kx की वैल्यू क्या थी यहाँ पहले से mg, तो कितना हो गया 2mg इक्वल टू ma, यानी a का एक्सेलरेशन आ गया 2g, जो कि किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो a का आंसर तो ये आ गया है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg, अब इसका ABD बनाओ, तो आप देख रहे हो कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बी पर डाउनवर्ड mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, kx लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया नीचे की तरफ b है, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने b है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखो तो mg माइनस kx इक्वल टू m इंटू बी, लेकिन mg माइनस mg इक्वल टू mb, यानी b इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b का एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन a का एक्सेलरेशन 2g है। देख लो क्या आंसर आ रहा है, आगे बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर मास अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली 0 नहीं होता है। लेकिन अब जैसे दूसरा केस लेता हूँ, ये तो था जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, अब इसी में एक और क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये लिख लिया सबने, सर लिख रहे हैं वो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग वाला। हाँ लिखो। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। नीचे ऐसे ऊपर ना, हाँ नीचे वाला पार्ट, हाँ लास्ट ये क्या वाला। था ना, हाँ सर हो गया। हो गया ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। ये मान लो हमारे पास में ये सिस्टम रेस्ट पर है, तो हमें फाइंड दी acceleration of blocks A and B
just after cutting the spring. ओके तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पहले इसमें कितना एक्सटेंशन है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ये तो लिख लिया सबने क्वेश्चन, तो मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। तो चलो अब बात करते हैं पहले इसको, इधर केक्स लग रहा होगा, मान लेते हैं कि इसमें एक्स का एक्सटेंशन है स्प्रिंग में, ये केक्स है, ये केक्स है, और डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है। तो यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 है इसके ऊपर, तो mg इक्वल टू kx, और यहाँ भी kx था ही। अगर ये पूछा जाए कि यहाँ टेंशन कितना है तो मैं बता सकता हूँ इस केस में टेंशन कितना होगा। इसको आप देख रहे हो, इसका भी एफबीडी बनाओ, इसको डाउनवर्ड mg लग रहा होगा ना। तो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ टी नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, वो आ जाएगा mg प्लस kx, और यहाँ kx की वैल्यू अपने को दे रखी है ना, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखोगे कि टी नॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 है, टी नॉट इक्वल टू कितना आ गया, mg प्लस mg, तो ये कितना हो गया 2mg, यानी इस केस में टी नॉट कितना आ गया 2mg, है ना। अब एक चीज और आप यहाँ नोटिस करोगे, वो भी बताऊंगा मैं भी, कि जो ये है हमारे पास में कौन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होगा, देखो अभी हमने स्ट्रिंग में को टच किया तो टेंशन 0 हो गया था उसमें, तो कट करते 0 हो जाएगा। अभी इस केस में स्ट्रिंग को कट नहीं कर रहे हम लोग, इस केस में किसको कट कर रहे हैं, स्प्रिंग को, और ये स्ट्रिंग है जो कि क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। क्या है हमारे पास में, इनएक्सटेंसिबल है। ओके तो अब हम बात कर रहे हैं, ये तो आ गया हमारे पास में जब ये रेस्ट करता। अब कर रहे हैं बात क्या था, जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्प्रिंग, क्योंकि इस केस में हम लोग स्ट्रिंग कट नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट आफ्टर इस कटिंग दी स्प्रिंग। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो ये तो स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक ए है, और स्ट्रिंग को तो हमने कट, स्प्रिंग को कट कर दिया, तो ये एंड अलग हो गया, है ना, और ये एंड अलग हो जाएगा। मान लो यहाँ से बीच में कट कर दिया हमने, तो ये एंड अलग हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार पॉइंट और बोला था, क्या पॉइंट बोला था कि अगर दोनों एंड पर मास अटैच है तो स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों एंड या तो दोनों एंड पर मास नहीं हो, या किसी एक एंड पर मास और एक एंड पर मास न हो, तब भी स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये एफएस क्या हो जाएगा, इमीडिएटली 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस एंड पर कोई मास नहीं, इस एंड पर भी कोई मास नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ इस केस में बी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बी का इस केस में हो जाएगा mg इक्वल टू m इंटू बी, यानी b इक्वल टू g। और a का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करती है, हाँ लेकिन टेंशन चेंज हो जाएगा यहाँ। तो इस केस में अगर इसका एबीडी बनाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स तो 0 ही हो गया, तो बचा कौन, ऊपर टी, और यहाँ टी, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको,
mg, क्योंकि जो यहाँ स्प्रिंग उसका fs तो 0 ही है, तो लेकिन आप देखोगे कि t जो है स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी स्ट्रिंग जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करता, यानी टेंशन जो है स्प्रिंग फोर्स की तरह बिहेव नहीं करता। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब इसका तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ 0, क्यों? क्योंकि टी इसको घसीट के ऊपर थोड़ी लेके जाता है ऐसे, लेकिन यहाँ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? mg हो जाएगी। तो एक बात तो कंफर्म है यहाँ कि आप देख रहे हो कि पहले टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ इस रॉप में टी की वैल्यू क्या थी, यानी टेंशन फोर्स की वैल्यू 2 mg थी, अभी टी की वैल्यू क्या हो गई? mg हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग के केस में अगर दोनों एंड पर मास अटैच है तो क्या होता है उस केस में, अगर मान लो उस केस में क्या होगा, अगर कोई स्प्रिंग कट किया तो टेंशन फोर्स तो चेंज हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आई? देखो यहाँ टेंशन फोर्स क्या हो गया? चेंज हो गया। और स्ट्रिंग, तभी तो मैंने कहा ना स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग स्ट्रिंग में क्या, आप खुद ही देखिएगा, आप बॉल को अगर आप किसी थ्रेड से आप सस्पेंड करवाइएगा और आप देखिएगा उसको, थ्रेड को आप नीचे खींचेगा भी तो ऐसा थोड़ी कि बॉल को ऊपर लेके जाएगा स्प्रिंग की तरह, ऐसा नहीं लेके जाता है, क्योंकि थ्रेड क्या मान रहे हैं हम लोग, इनएक्सटेंसिबल है, तो उसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा, इसलिए ये ऊपर घसीट के नहीं लेके जाएगा इसको ब्लॉक को। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो क्या लिखोगे आप? इसका एक्सेलरेशन 0 लिखोगे। ये बात समझ में आई? आगे चलें? सर हाँ बोलो। सर अगर स्प्रिंग का भी मास होता तो टेंशन ज्यादा आता पहली ना बात इसमें? तो स्प्रिंग का मास नहीं होगा, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अच्छा ठीक है। स्प्रिंग के मास का कोर्स में नहीं है हमारे। आगे बात सुन में, तो स्प्रिंग का मास नहीं होगा तो वो बात करना ही नहीं है। क्लियर है ना? आगे हाँ बोलो। सर। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें आगे चलें, यस सर। है ना? अब रुको Yes, देखो, sir. अब एक मिनट रुकिए आप, क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन करवाऊंगा। अब यहाँ आप ये क्वेश्चन करो, प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 11 पर आ जाइए आप, और प्रॉब्लम नंबर 12 पर आ जाइए। आपके पास में है ना, तो उसमें आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12। करो ये तीनों क्वेश्चन, मेरे ख्याल से पेज नंबर 28 पर है। 10, 11, 12 करो। क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको? दिख रहे हैं ना? मिल गए क्वेश्चन? Yes. यस सर। करो तीनों क्वेश्चन करो।
ओके बताता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 12 ना, ठीक है। बाकी हुआ आप लोगों से? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। चलो बताते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 ना। बाकी सब बढ़िया चलेगा। देखो कैसे करोगे। हमें अब देखो यहाँ क्या है, इसने स्प्रिंग की जगह क्या लगा दिया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग लगा दिया। अभी जो ऊपर क्वेश्चन क्या था उसमें, ये हमारे पास में स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये ब्लॉक A है और ये स्ट्रिंग है। Two blocks A and B of same mass and attached with the light string are suspended by spring as shown in the figure. Find the acceleration of block A and B just after string is cut, है ना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ इसका FBD बना लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें मैंने एक्सटेंशन मान लिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसमें मैंने एक्सटेंशन मान लिया x नॉट का। तो इस ब्लॉक को क्या होगा, देखो यहाँ एक्सटेंशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं ना। इसका मतलब इस स्प्रिंग में क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। तो यहाँ इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, के x नॉट, और यहाँ इसको के x नॉट लग रहा होगा। और यहाँ t होगा, या टी नॉट मान लेते हैं, यहाँ टी नॉट होगा, और डाउनवर्ड इसको mg होगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट पर है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो टी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg। ये ब्लॉक भी रेस्ट पर है, लेकिन साथ में इसको डाउनवर्ड mg भी तो लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि अगर रेस्ट पर है तो के एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी नॉट प्लस mg, और टी नॉट की वैल्यू ये है हमारे पास में, तो कितना हो गया 2mg, यानी के एक्स नॉट की वैल्यू अपने को मिल गई 2mg। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वापस से यहाँ देखते हैं। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और ये के। जस्ट आफ्टर कटिंग दी स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा इस केस में, देखो तो स्ट्रिंग तो कट हो गई, यानी स्ट्रिंग की तो बात ही मत करो। अब आप देखो इस, ये स्ट्रिंग अगर कट हुई तो ये स्ट्रिंग ऐसे रहा होगा, यहाँ ऐसे स्ट्रिंग में से ऐसे रहा होगा कट होने के बाद में, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है। तो आप देखो स्प्रिंग का तो बात ही छोड़ो, तो इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है यहाँ mg, यानी आप देख रहे हो कि ये कितने से नीचे जाएगा, मान लेते हैं b से, क्योंकि ये b ब्लॉक है। तो इसका क्या लिखूंगा मैं, mg इक्वल टू mb, यानी इसका एक्सेलरेशन आ गया g, जो कि डाउनवर्ड है। ओके, अब बात करते हैं ए ब्लॉक की। तो एक ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड mg तो रहेगा ही, और t तो जीरो हो गया। लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स यहाँ जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एंड पर भी मास है, सीलिंग है ना, और इस एंड पर भी मास है। तो बोला था कि जब मास अटैच हो दोनों एंड पर तो स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली जीरो नहीं होता है। तो इसको फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, सॉरी के एक्स कितना लग रहा है, के एक्स नॉट। तो इसको मैंने मान लिया ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि ए। क्यों माना, क्योंकि के एक्स नॉट की वैल्यू मुझे पता है, के एक्स नॉट की वैल्यू कितना है यहाँ 2mg है। ओके,
तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन लिख देंगे यहाँ, इसके लिए तो क्या लिखोगे, के एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और ये 2mg माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो क्या आ गया यहाँ, एम जी इक्वल टू एम ए, यानी ए की वैल्यू आ गई यहाँ, ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई जी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका बी किधर है, मतलब बी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कहानी कैसे करना है, अगर हो तो डाउट पूछो, ये तो आगे चलो मैं। सर ऊपर का दिखाओ ना सर, दिखना है। कौन सा, ये वाला ना, नहीं सर, उसके ऊपर वाला, ये इसको नीचे लेके जाओ, ये ना, हाँ सर ये। हो गया सर। हो गया ना। तो ये अभी स्प्रिंग फोर्स के बारे में ही बात हुई है। अब बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस का भी समझ लेते हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस का भी समझ लेते हैं भाई। हमने क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया था ना, एग्जांपल 19 कर लिया ना। चलो आते हैं स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, अब स्प्रिंग बैलेंस का क्या बताया मैंने आपको, स्प्रिंग बैलेंस का क्या बताया था कि इसमें कभी भी कंप्रेशन नहीं होगा, है ना। हम लोग स्प्रिंग, सॉरी ये स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं तो नो कंप्रेशन, ठीक है। इसमें जब भी बात करेंगे हम लोग एक्सटेंशन की बात करेंगे, और स्प्रिंग बैलेंस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वेट मेजर करता है, ऐसा नहीं है, है ना। स्प्रिंग बैलेंस does not measure weight but it measures the force exerted by the object on the hook। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास में स्प्रिंग बैलेंस है, और यहाँ ये हिस का हुक होता है ऐसा, इसमें हम लोग यहाँ ये स्केल होती है। ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी मास इसमें अटैच करेंगे तो वो मास क्या करता है, हुक को नीचे की तरफ खींचता है। उसी को यहाँ क्या होता है, एक नीडल रहती है, दरअसल वो नीडल ऊपर नीचे होती रहती है ना। वो मूवेबल नीडल होती है, अगर आपने देखा हो तो वो उसको मैं उस हिसाब से वो जहाँ जाके रुकती है ना, जिस स्केल पर, जिस मार्क पर, उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि इसका मास इतना होगा। ओके, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास में, अब एग्जाम्पल 20, ये लिख लिया ना सबने। तो इसमें क्या मानेंगे हम लोग, ओनली एक्सटेंशन, ओनली एक्सटेंशन।
क्या बातें हो रही भाई, लड़ाई वड़ाई तो हो गई। हो गया, लिख लिया? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में 20। और यहाँ ये हुक है, हुक तो कह रही यहाँ भी था। और यहाँ ये मास अटैच है, ये 20 kg है। अब ये क्या कह रहा क्वेश्चन में, a block of mass 20 kg suspended through two light spring balance as shown in the figure, calculate reading of spring balance 1 and reading of spring balance 2। यानी ये मान लेते हैं 1 है और ये 2 है। मैंने बताना भूल गया, वैसे दोनों की रीडिंग सेम है यहाँ। तो यहाँ रीडिंग की बात कर रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, एफबीडी बनाओ। थोड़ा इसको छोटा कर लिया मैंने समझने के लिए। तो यहाँ आप देखो कि ये अलग कर लिया मैंने, और यहाँ इसको अलग कर लिया और इस ब्लॉक को यहाँ अलग कर लिया। इस ब्लॉक को देखो, ये तो यहाँ इसके साथ था ना, तो ब्लॉक को ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो मान लेते हैं टी लग रहा है। और इसको डाउनवर्ड कितना लग रहा है, यहाँ 20 इंटू जी लग रहा है। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 20 इंटू जी हो गया। तो जी की वैल्यू यहाँ 10 ले लेंगे, तो कितना आ गया, ये आ गया टी इक्वल टू 200 न्यूटन। अब आप देखो इसको भी तो नीचे टी लग रहा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो टी लग रहा होगा, तो सीधी सी बात है, स्प्रिंग में अगर यहाँ इसकी बात करेंगे तो नीचे इसको टी लग रहा है, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, इसको K1 मान लेते हैं। वैसे तो आइडेंटिकल स्प्रिंग से नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो K1x1 मान लो। इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन, इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 का, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, तो ये लग रहा होगा। उसी तरह यहाँ का देखो, अब इसको भी ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, यानी इसको लग रहा होगा K1x1,
तो नीचे इसको क्या लग रहा होगा, इसको भी K1X1 ही लग रहा होगा, है ना भाई। आप चाहो तो ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक तरह से तो स्प्रिंग ही तो है, एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग इस तरह से है और ये ब्लॉक यहाँ अटैच है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि K1 स्प्रिंग ये 2 है तो इसका 2 ले लेते हैं ना, ये 2 है ये 2 है तो ये 2 है ये 2 है ना। तो यहाँ आप देखो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको वापस से बताता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं। तो यहाँ क्या है कि एक छोटा पार्ट मैंने ले लिया, तो इसको यहाँ नीचे की तरफ इसको टी लग रहा है जो कि इसमें, तो ये क्या हो जाएगा K2X2। यहाँ भी इसको क्या लगेगा K2X2, और ये मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ की अगर बात करेंगे, ये वाला पॉइंट देखो आप, मैंने इसको सेपरेट किया, इधर क्या लग रहा होगा इसको K1X1, तो इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा यहाँ K1X1, है ना। तो आप यहाँ देखो ये वाला पॉइंट तो क्या है, मासलेस पॉइंट है ना, यानी ये जो पॉइंट होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो मासलेस पॉइंट है ना। कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहाँ देखो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, K1X1 इक्वल टू क्या आना चाहिए K2X2 ना, है ना। और इसको चाहो तो आप ऐसे स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो दो स्प्रिंग है जो दोनों ऐसे कनेक्टेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो कि K1X1 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ K2X2, है ना। और यहाँ का हिसाब से अगर आप चलते हो, यहाँ के हिसाब से, तो आप देख रहे हो कि टी जो है, टी किसके इक्वल आ रहा है यहाँ, टी आ रहा है हमारे पास में K2X2 के। और इसका मतलब क्या हुआ, ये K2X2 हुआ, और अल्टीमेटली देखा जाए तो ये किसके इक्वल आ रहा है K1X1 के। इसका मतलब हुआ कि K1X1 इक्वल टू K2X2, और ये इक्वल टू क्या होगा 200 न्यूटन। इसका मतलब दोनों की रीडिंग क्या होगी यहाँ, सेम होगी, ये मतलब है दोनों की रीडिंग क्या होगी यहाँ, सेम होगी। सर मतलब दोनों स्प्रिंग को एक ही स्प्रिंग मान लेते हैं। दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग नहीं माना, अलग अलग है। ये K2 है, यहाँ है ना, यहाँ अटैच है ना, तो ये एक, ये अलग स्प्रिंग है, ये अलग स्प्रिंग है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे बना लो, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें कंप्रेशन नहीं होगा। जब भी स्प्रिंग बैलेंस आएगा, स्प्रिंग बैलेंस मतलब कंप्रेशन नहीं। बाकी जो एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है ना स्प्रिंग का, वो यहाँ भी वैलिड है, तो आप ऐसे कर लो। आई बात समझ में, यही क्या मैंने देखा। बात क्लियर है भाई, और ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो दोनों की रीडिंग क्या हो गई यहाँ 200 न्यूटन हो जाएगी। या लिख ले, पहले इसको लिख लो, फिर स्प्रिंग का और बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया? Yes, sir. इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो जैसे ये दो स्प्रिंग सीरीज में हैं,
एक स्प्रिंग ये और दूसरा स्प्रिंग का एंड इस तरह से, और ये ब्लॉक से अटैच है ना। ये स्प्रिंग S1 है, ये स्प्रिंग S2 है, ये K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है। तो अगर यहाँ भी आप FPD बनाओगे तो यहीं से, या तो यहीं से बनाना शुरू कर देता हूँ। देखो मैं ये सीलिंग इसका पूरे का बनाते दो और समझ में आएगा आपको। और ये स्प्रिंग का इसका, और ये जो एंड है मैं इसको यहाँ ऐसे ले लेता हूँ, तो इसको ऊपर भी लग रहा है। तो अगर इसमें x1 का एक्सटेंशन है, यहाँ फोर्स कितना लगेगा K1x1, तो फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा K1x1, यहाँ कितना होगा K1x1, और यहाँ भी कितना होगा K1x1। उसी तरह अब इसका देखो ऊपर, तो अगर इसमें x2 का एक्सटेंशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा K2x2। तो इसका मतलब है कि फिर इसको नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, इस पॉइंट को K2x2 है ना, यहाँ इसको K2x2, और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा K2x2, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको mg। तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि रेस्ट पर है, इसका मतलब हुआ कि mg इक्वल टू K2x2, और ये भी रेस्ट पर ही है और मासलेस पॉइंट है, क्या हो जाएगा K1x1 इक्वल टू K2x2। K2x2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और हमें मालूम है कि K2x2 इक्वल टू mg है, इसका मतलब यहाँ mg लिखेंगे तो K1x1 इक्वल टू भी क्या हो गया mg हो गया। इसका मतलब दोनों की रीडिंग क्या होगी, यहाँ सेम होगी। ये बात समझ में आ गई है ना। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट स्प्रिंग का भी यहाँ बताता हूँ। वैसे तो एसएचएम में भी बात करेंगे, तो यहाँ समझ लोगे तो एसएचएम में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। तो सीरीज में ऐसा जो कनेक्शन होता है ना, अभी जो ऊपर लिया ना हमने, सारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही था वो। ये ब्लॉक हमारे पास में अटैच है, ये K1 मान लेते हैं, ये K2 मान लेते हैं, ये M है। यानी अपने को इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग बताना है। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग बताना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये फाइंड करना है, जो कि वो K1 K2 की टर्म में आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ इन स्प्रिंग के बारे में बात करूँ तो आपको पता है कि अगर ये मास अटैच नहीं होता तो ये जो स्प्रिंग है यहाँ, हो सकता है ये यहाँ रही होगी, है ना। और ये स्प्रिंग की अगर बात करें तो ये स्प्रिंग में के भी ऐसा रहा होगा, अलग कंप्रेशन होगा ना इसमें, तो ये स्प्रिंग में मान लो यहाँ कहीं रही होगी। तो स्प्रिंग में ये नहीं कह सकते हैं, इसका ये नहीं कह सकता मैं, इसमें ये तो टोटल हुआ। लेकिन मान लो, एक मिनट, तो इस स्प्रिंग की अगर बात करें तो ये नहीं कह रहे हूँ मैं, हो सकता है कि ये स्प्रिंग ऐसे रही होगी, ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ रहा होगा, इसका जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है यहाँ K2 है। आ रही बात समझ में। अब क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन हुआ कितने का, x1 का, और इसमें x1 का एक्सटेंशन हुआ
और इसमें x2 का एक्सटेंशन हुआ, तो टोटल मिला के जो एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर इन दोनों स्प्रिंग को अटैच करते हैं हम लोग तो दोनों स्प्रिंग कहाँ कैसे रही होगी देखो, क्योंकि ये तो यहाँ था ही से, तो जब मास अटैच नहीं करेंगे तो ये ऐसा रहा होगा। यानी ये स्प्रिंग यहाँ तक रही होगी, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो यहाँ तक रही होगी, है ना। और इन दोनों में जो एक्सटेंशन हुआ नेट, वो एक्सटेंशन मिला के वो मैंने मान लिया कि वो x हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सटेंशन हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसका तो क्या यहाँ से यहाँ तक दिख ही रहा है, इसका थोड़ी दिख रहा है। तो इसका जो एक्सटेंशन इसमें हुआ होगा इस वाली स्प्रिंग में, कौन सी वाली स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक्सटेंशन हो कितना मान रहा हूँ मैं यहाँ, x2 मान रहा हूँ, और इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितने का मान रहा हूँ, x1 का मान रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ x होगा ना, हरिभाषण में। और अगर ऐसा है तो इस स्प्रिंग में भी इसका मतलब कि भाई टोटल लेंथ इसकी यही थी एक तरह से, है ना। तो आप देख रहे हो कि टोटल लेंथ तो यहाँ तक की थी इसकी, ये जो हमने इक्विवेलेंट माना है, इसका मतलब इसमें नेट ये आ गया है। तो अगर मैं इसी के हिसाब से लिखूँ मान लो, तो इसका तो मास एम है तो इसका भी तो एम ही है। तो आप देखो इस ब्लॉक का इक्विवेलेंट मैंने क्या माना के, इसको ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा kx, और डाउनवर्ड क्या है यहाँ mg। इसका मतलब है कि kx इक्वल टू क्या है यहाँ mg। एक रिलेशन तो ये आ गई हमारे पास में, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ यस सर। है ना। अब क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। किस वाले पर? इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इसमें x नॉट का हमने माना, सॉरी x1 का एक्सटेंशन माना है, और इसमें हमने x2 का एक्सटेंशन माना है। ये k2 है, ये x2 है, ये k1 है, ये x1 है, तो ये m है। यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर का बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं ले लेता हूँ इसको। तो इसमें x1 का एक्सटेंशन तो k1 x1 इधर लग रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लगाएगा ना, अगर एक्सटेंशन है तो k1 x1, तो नीचे की तरफ इसको k2 x2, ये वैसा ही जैसे अभी बताया था मैंने, और k2 x2, और ये स्प्रिंग है यहाँ। तो k2 x2 इसको लग रहा है यहाँ, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है यहाँ, mg लग रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, k2 x2 इस पॉइंट पर। तो आप देख रहे हो कि ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि mg इक्वल टू क्या होना चाहिए, k2 x2, और उसी तरह ये भी बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि रुका हुआ सिस्टम है और इस पॉइंट का मास तो है ही नहीं। तो k1 x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 x2, और k2 x2 की वैल्यू ये है, तुम्हारे पास ये क्या आ गया, mg। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आप k1 निकाल सकते हो, तो k1 क्या मिलेगा, सॉरी x1 निकाल सकते हो mg बाई k1, और यहीं से आप x2 भी निकाल सकते हो, क्या मिलेगा, mg बाई k2। और ये जो वाली इक्वेशन हमारी इसमें रख देंगे, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और यहाँ से k1 है ना, तो हमारी ये वैल्यूज पर रखेंगे तो क्या है, क्योंकि सिंस x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है, यहाँ x है, तो हो जाएगा mg बाई k1 प्लस mg बाई k2। और हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे ना, x इक्वल टू mg से, तुम्हारे पास कितना आ गया, mg बाई k, तो mg से mg कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ इक्विवेलेंट क्या मिलेगा आपको, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये वैसा ही है जैसे आपने रेजिस्टेंस देखा होगा, याद आ रहा है रेजिस्टेंस? यस सर। इसमें ऐसा उसमें पैरेलल में होता है तब ये वाला कंडीशन मिलती है, यहाँ सीरीज में है तो ये वाली कंडीशन मिल रही है, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस ऑन, है ना, ये आ जाएगा।
राहू दे रे बाबा, टेंशन नहीं है भाई। भाई क्लियर है यहाँ तक, आगे चले? सर क्लियर है। पक्का सबको क्लियर है भाई? लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो लिख लो यार, बाकी लोग भी बोला करो। सर नहीं एक आया मिनट। तो हाँ लिख लो। लिख लिया? यस सर। ये भी लिख लो और क्या। हो गया? लिख लिया? आगे चले? यस सर। तो ये हुआ पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, अब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऐसे स्प्रिंग्स रहती है। ये K1 है, ये K2 है। अगर हमने इस पर मास अटैच किया तो इसमें ये एक्सटेंशन होगा x का, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2, हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो उसमें भी सेम एक्सटेंशन की बात करेंगे, और यहाँ इसका ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो अगर इसका मास m है तो आप देखो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ mg, ऊपर क्या लगेगा इसको k इंटू एक्स ना, यानी आप देखोगे कि mg इक्वल टू क्या हो जाएगा kx। ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इस वाले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है mg, और यहाँ इसको ऊपर कितना लगेगा, क्योंकि एक्सटेंशन तो x है तो k1 x फोर्स लगेगा ना, और इसको k2 x लगेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1x प्लस k2x। इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो आप देख रहे हो कि क्या आ जाएगा, kx इक्वल टू k1x प्लस k2x। तो यहाँ k इक्वल टू क्या हो गया, और k1 प्लस k2 आ जाएगा। वहाँ स्प्रिंग के केस में, रेजिस्टेंस के केस में क्या था, सीरीज के केस में क्या होता था, वहाँ सीरीज के केस में आता था k1 प्लस k2, यानी उसका ये अपोजिट हो रहा है एक तरह से। और पैरेलल के केस में वहाँ क्या आता था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह आता था, है ना। तो ये है, और जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो आ जाएगा k इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी स्प्रिंग में, ये लिख लिया सबने? यस सर सर। लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिए। तो और ऊपर का कॉपी करना। ये ऊपर वाला ना, ये हाँ सर, ये कर लो। लिख लिया है, आगे चले। यस सर।
अब एक और पॉइंट है जिसमें याद रखना है आपको, एक नोट लिखवा देता हूँ मैं यहाँ। Spring constant is inversely proportional to natural length of the spring। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी नेचुरल लेंथ L है, तो यहाँ जो रिलेशन होगा K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L का रिलेशन होगा। ये कैसे है आपको बताएंगे, इलास्टिसिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि ये कैसे आता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने नोट लिखवा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन करेंगे तो ये स्प्रिंग वाला पॉइंट हो गया है। ओके, तो ये हमारे पास में कितने फोर्स हो गए? ये 4 फोर्स हो गए। कौन कौन से हो गए? वेट हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, और स्प्रिंग फोर्स हो गया। ये चारों के चारों जो फोर्स होते हैं इनको हम लोग रियल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो all above the forces are real forces, and real forces या real force does not depend upon the frame of reference। अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया अचानक से, बताएंगे, इसके बारे में बात करूंगा। बस इतना याद रखो कि किसी भी फ्रेम से देखो, चाहे वो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, जैसे मान लो एक बस है या ट्रेन है, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो या एक्सेलरेट कर रहा हो, यानी वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, बस एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये रियल फोर्सेस है। उस फ्रेम से भी वही होंगे जो ग्राउंड फ्रेम से होंगे, यानी अगर कोई बंदा उस फ्रेम में बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा तब भी वही रहेंगे, और ग्राउंड फ्रेम से जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा वो भी वही, उस केस में भी वही रहेंगे। यानी ये फ्रेम पे ना डायरेक्शन चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यानी रियल फोर्सेस के केस में ये पॉइंट है। तो फिर और भी फोर्सेस का मतलब जो डिपेंड करता है बताएंगे, होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई है। तो ऊपर कर सकते हो क्या, नोट करना था? हाँ हाँ लिखो। नेक्स्ट वेइंग मशीन का ही बताता हूँ मैं आपको।
वेइंग मशीन, ठीक है ना, it does not measure the weight of the object but measures the force exerted by the object on its upper surface। जनरली हम लोगों को कहाँ मिलती है वेइंग मशीन? डॉक्टर के यहाँ, है ना। वैसे तो रेलवे स्टेशन पे भी कुछ लोग लेके बैठे रहते हैं, है ना। जैसे बाहर जाते हैं हम लोग तो अपना वेट मेजर करने की बोलते हैं, देखा होगा आपने। उसी वेइंग मशीन की बात कर रहा हूँ। मान लो जैसे कि इस तरह की ये वेइंग मशीन है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको, है ना। इस पर कोई बंदा यहाँ खड़ा होता है, मान लो इस तरह की वेइंग मशीन है, समझने के लिए ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। वैसे तो इस तरह से होती है वेइंग मशीन तो, और यहाँ बना रहता है, यहाँ स्केल रहती है ना, इस तरह से। और हम लोग इस पर खड़े होते हैं, इस वाली सरफेस पर। तो नीडल क्या करती है, ऐसे कभी, है ना, जब वेट बढ़ेगा तो ऐसे घूमने लगती है ना। पहले जीरो पर होती है इस तरह से। तो ये है हमारे पास में, ओके। तो मैं इसको लेकिन ऐसे बना रहा हूँ। तो ये जितना आप प्रेस करोगे वही तो मेजर करेगा। आप आ लो, आप उस पर खड़े मत हो, आप अपने हैंड से प्रेस कर दो, उसको तो ये लगेगा कि कोई बंदा खड़ा हुआ है, तभी तो रीडिंग देगी ना वो, ये नहीं देगी वेइंग मशीन। वैसा ही है, it does not measure the weight of the object but measures the force exerted by the object on its upper surface। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो जैसे कि कोई बंदा है जिसका मास 50 kg है और ये वेइंग मशीन पे ऐसे खड़ा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ इसका मास 50 kg है और जी की वैल्यू यहाँ अपने को दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ABD बनाएंगे। तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वही तो मेजर करेगा, यानी कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वही तो मेजर करेगा। ये वेइंग मशीन ऐसे, इसका ABD बनाओ, इसको डाउनवर्ड तो क्या लग रहा है यहाँ 50 इंटू जी तो रहेगा। अब ये जो सरफेस है वो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है ना, कितना लगा रहा है, एन डैश मान लेते हैं, तो उतना ही तो एन डैश इसको लगेगा। इस सरफेस को नीचे की तरफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन कर लो, एन डैश है। और ये आदमी यहाँ रुका हुआ है, तो आदमी अगर रुका है तो एन डैश इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 50 इंटू जी ना, यानी कितना हो गया 50 इंटू 10, कितना हो गया 500 न्यूटन। ये एन डैश की वैल्यू है, लेकिन रीडिंग क्या देगा वो, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो वो क्या देगा, एन डैश बाई जी, ये रीडिंग होगी हमेशा। कितना आ रहा है, तो 500 बाई 10, यानी 50 kg अपने को मेजर करके दिखाएगा वो। सारी बात समझ में, कितना दिखाएगा 50 kg। तो रीडिंग ये होगी वेइंग मशीन की हमेशा। जैसे स्प्रिंग का बैलेंस का बताया था मैंने, वहां भी क्या करेंगे, जो आएगा kx डिवाइडेड बाई जी कर देंगे, है ना। तो वो अपने को क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा कितना kg का है। वही केस यहाँ लगाएंगे हम लोग, है ना। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, ओके। तो ये हमारे पास वेइंग मशीन के बारे में बात होगी। अब वापस चलते हैं हम लोग ऊपर, कुछ क्वेश्चन हैं।
जैसे हमारे पास में अब ये जैसे एग्जाम्पल 13 है, तो उसके पहले मैं आपको पहले पुली स्ट्रिंग इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना, पुली और स्ट्रिंग के बारे में। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो पुली की मैं बात करूँगा, तो एक तो हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग ये बात करेंगे कि एक तो ये बात करेंगे कि देयर इज नो friction, there is no friction between the स्ट्रिंग या रोप, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था ना, स्ट्रिंग, रोप, वायर, थ्रेड, एक ही मतलब है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है। दूसरा है स्ट्रिंग इज massless, inextensible, आरी बस में इनएक्सटेंसिबल यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब हुआ लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये मतलब है, ठीक है। तो अगर एक बात तो ये हो गई कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, और दूसरा हो गया कि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल भी है। तो इसमें क्या होगा दरअसल कि हम लोग यहाँ कंस्टेंट के बारे में भी बात करेंगे, कंस्टेंट मोशन आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अभी तो इतना ही समझना है कि उस केस में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस केस में क्या होगा कि अगर ये रोप है मान लो यहाँ और इस पुली से होती हुई, है ना, ये रोप है हमारे पास में जो पुली से होती हुई जा रही है, तो ये समझना है कि इसके दोनों एंड पर इधर भी टेंशन और इधर भी टेंशन क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ये ध्यान रखना है, क्या होंगे, सेम होंगे। अगर जब भी पुली से रोप जाएगी, है ना, और पुली रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए दोनों साइड का टेंशन क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये हमारे पास में पुली है और ये हमारे पास में रोप, थ्रेड, वायर, स्ट्रिंग, मतलब एक ही होगा यहाँ। तो ये काम का पॉइंट है, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, टी दोनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। तो आ जाइए अब आप एग्जाम्पल 13 पर। ये बात क्लियर है भाई अभी तो जो लिखाया है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बात करेंगे। और आप डीपीपी करते रहो अभी, है ना। मैं भी इसके क्वेश्चन मैंने नहीं दिए ना अभी आपको, आज मैं इसके भी क्वेश्चन दूंगा आपको, होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क आपको जो नई बुकलेट मिली होगी ना, आपको जो बुकलेट मिली ना उससे करना है होमवर्क, क्लियर है? इससे करना है। Yes, मैं शेयर भी, sir. हाँ मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आपको उसी से करना है। ये एग्जाम्पल 13 है हमारे पास में। अब एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ जो मैंने लिखाना है, ये जो टेंशन दोनों साइड सेम है, वो तो सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट के लिए ही है। और ये बाकी का क्यों लिखा, क्योंकि आगे मैं कंस्टेंट मोशन पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए, है ना। और स्ट्रिंग का मास, क्योंकि स्ट्रिंग का मास अगर होगा तो हर पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग टेंशन होगा, इसलिए स्ट्रिंग का मास क्या मानेंगे वहाँ हम लोग, क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। स्ट्रिंग यानी मासलेस मानेंगे, यानी लाइट स्ट्रिंग की बात करेंगे। और क्योंकि वहाँ कंस्टेंट में रोप क्या होना चाहिए, या जो थ्रेड है वो क्या होना चाहिए, वो दरअसल इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ आया इसलिए मैंने पॉइंट लिख दिया, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में है,
तो आप देख रहे हो कि ये 10 kg है और यहाँ जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, ये 100 न्यूटन है। यानी 100 न्यूटन क्या, ये टेंशन ही है दरअसल। इस रोप में जो 100 न्यूटन आ रहा है इसका मतलब ये इसका टेंशन ही है। तो अगर इधर 100 न्यूटन टेंशन है इसका मतलब अगर इसका एफबीडी बनाओ इधर, तो यहाँ भी टेंशन टी होगा क्योंकि यहाँ तो टी थाइस है, तो यहाँ भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ टी होगा। और ये हमारे पास में 10 kg है। जी की वैल्यू या 9.8 दिया है, तो ये पूछ रहा है वन एंड ऑफ स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू पुली and connected to 10 kg mass at other end is pulled by 100 Newton force. Find out the acceleration of 10 kg block. तो सीधी सी बात है, टी की वैल्यू अपने को दे रखा है, ये कितना आ जाएगा यहाँ 10 इंटू जी यानी 10 इंटू 9.8 यानी कितना हो गया 98 न्यूटन और ऊपर कितना दिया 100। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या होगा ए। इस सिस्टम को ले रहा हूँ मैं यहाँ, क्या लिखोगे नेट फोर्स, तो टी माइनस 98 इक्वल टू 10 इंटू ए, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए लगाया मैंने, तो ये हो गया 100 माइनस 98 इक्वल टू 10 ए। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2/10 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर है, यहाँ इस तरह से करेंगे। अब रोप का मास यहाँ नेग्लिजिबल है इसलिए टेंशन सब जगह क्या होगा सेम होगा, अदरवाइज टेंशन क्या करेगा वेरी करने लगेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंशन जब होता है मास जब होता है स्ट्रिंग में तो उसका टेंशन क्या करता है उसमें चेंज करने लगता है, क्योंकि मास भी तो ऐड होता जाता है वो, है ना। तो यहाँ मास लेस इसलिए माना मैंने ताकि टेंशन सब जगह क्या बना रहे सेम बना रहे। तो टेंशन सेम बनाने के लिए हमने इसको मास लेस माना है। और पुली के दोनों साइड टेंशन सेम होने के लिए पुली रोप के बीच में फ्रिक्शन को 0 माना है। ओके, और यहाँ ये टोटल लेंथ इसकी क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, यानी रोप अगर इनएक्सटेंसिबल होगी तो जिस रेट से ये जाएगा उसी रेट से ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। बताएंगे आगे, अभी तो इतना ही समझना है। तो चलो आज इतना ही है, ये लिख लिया सबने? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें, अभी तो और भी चलेगा इसमें। मैं आपको होमवर्क का बताता हूँ क्या क्या करना है होमवर्क में। आप लिख लीजिए होमवर्क। तो आपने एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए तो कर ही लिया है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन सी करना है। सेक्शन सी में आपको C1, C2, C3 करना है। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का ए बी सेक्शन और सी में C1, C2, C3 करना है। ठीक है, और पार्ट 2 में भी ऐसा ही है, ए करना है, बी करना है, ए बी और सी करना है। ये आपका होमवर्क है और डीपीपी भी करते रहो आप। अभी तो और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, है ना, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे आप लोगों के। चलो फिर आज इतना ही, ओके बाय बाय।